हमें ऑडिबल बेटा। चलो सरफेस टेंशन की जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं बेटा। And in class we'll be doing your semiconductor and devices from tomorrow onwards. 2-3 days में खत्म कर लेंगे बेटा। बॉयज को ऑलरेडी हो चुका है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। चलो सरफेस टेंशन में देखो बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज ऑफ योर फोर्स पर योर यूनिट लेंथ, फोर्स पर योर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स निकालने का तरीका फोर्स इज इक्वल्स टू योर सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ, मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। RT इज इक्वल्स टू योर F बाय योर L। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन पर मीटर। यूनिट इज नथिंग बट व्हाट? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना दूसरे डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे मान के चलो अपन को अगर सरफेस टेंशन निकालना है फॉर ए वायर, मान के चलो मेरे पास है वायर ऑफ लेंथ L, wire of your length L which is being placed on water, which is being placed on water, isn't it? तो अगर एक वायर, मैंने क्लास में भी करवाया था, अगर ये वायर है, if it is being placed on the water right now, ऐसा कुछ, isn't it? तो फोर्स इसके वजह से एक ऊपर और इस साइड की वजह से भी एक ऊपर फोर्स लगा। तो everywhere because of this water liquid surface the force has been on two sides, तो इसका फोर्स हो जाएगा F is equals to your 2T into your L, length will be equal to your 2 times, दो साइड का लेंथ लेना है अपने को, so F is equals to your 2T into your L, ठीक है। अगर हम लोग एक सर्कुलर डिस्क ले रहे हैं, we are taking a circular disc, we are taking a circular disc, इस तरह से डिस्क मतलब प्लेट, जैसा अपनी प्लेट होती है ना उसकी वाली, और दिस इज बीन केप्ट ऑन ए वाटर, ऐसा। अगर मैं इसको स्लोली पकड़ के खींच रहा हूँ ऊपर, तो इस पे ये सेंटर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कुछ फोर्स लगेगा, यहाँ पर से एक वायर, यहाँ पर से एक वायर, एवरी डायरेक्शन में से एक एक वायर लेके हम लोग इसको ऊपर से खींच रहे हैं बेसिकली। तो जैसे अपन इसको खींचने की शुरू करेंगे, बेसिकली द टोटल फोर्स इज बीन एक्टिंग अलोंग इट्स पेरीमीटर, जिसका रेडियस हो गया मान के चलो r, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई इंटू योर r। तो फोर्स कितना बन जाएगा इस पे? F इज इक्वल्स टू योर, इसका टोटल लेंथ हो गया 2 पाई r मल्टीप्लाइड विथ योर सरफेस टेंशन, तो ये हो गया इसका फोर्स, ठीक है ना बेटा। चलिए उसी तरह से आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिंग, रिंग ऑफ रेडियस r, रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है ना। तो रिंग के जो होता है ना बेसिकली, इस पे दो सरफेसेस होते हैं बेटा, अपन को एक नहीं दिखता, अंदर रहता बेसिकली। सो दिस विल बी हैविंग द टू सरफेसेस, और इसका रेडियस है मान के चलो मेरे पास कैपिटल R। सो टू सरफेसेस रहने की वजह से फोर्स विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंशियल ऊपर वाला और नीचे वाला, सो इट इज 2 into 2 times of your capital R multiplied by your T, ठीक है ना। तो दिस विल बी गेटिंग आउट फ्रॉम योर F इज इक्वल्स टू योर 4 पाई into your R into your surface tension, ठीक है ना। रिंग के लिए हो जाएगा 4 पाई इंटू R, डिस्क के लिए कितना हो जाएगा? 2 पाई R into your T part of relation, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा। फोर्स F इज इक्वल्स टू 2TL, F इज इक्वल्स टू 2 पाई R into T, और F इज इक्वल्स टू योर 4 पाई R into your T part of relation, ठीक है ना। और जनरल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू योर T into your L part of relation। सरफेस बोलो तो क्या बेटा, अपने को याद होगा बेसिकली, सरफेस मींस राइट नाउ फॉर मी व्हाट? सरफेस means a thin layer of water, a thin layer of approximately 10 to 15 molecular diameters बोल सकते हैं, 10 to 15 molecular diameters। ये NCERT पॉइंट है तो थोड़ा याद रख लीजिए। सरफेस मींस क्या है? थिन लेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना? 10 to 15 molecular diameters per reflection। उसके बाद एक और एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेटा इसके अंदर जो अपने को याद रखना है, दैट इज अबाउट योर सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट वन इज अबाउट योर सरफेस एनर्जी, यानी वाटर जो लेयर होता है ना, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन के सरकार बिहेव करता है, दैट विल बी हैविंग द सरफेस एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल इन द सरफेस हैज वेरी ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी
than the molecules which are inside the liquid. सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना बेटा, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहता है कंपेयर टू द लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कंप्लीटली इनसाइड द वाटर. यानी the extra energy that a surface film is having is called as of your surface energy. Is that clear for everyone? तो इसमें हम लोग वर्क डन निकालने का तरीका, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म अगर निकाल रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला अपन याद रखते हैं सरफेस टेंशन के अंदर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, W is equals to your T into your change in area delta E. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना. अगर मुझे वर्क डन चाहिए अभी ब्रेकिंग ऑन अ लिक्विड ड्रॉप, मान के चलो मेरे पास एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस है मान के चलो कैपिटल R. इट इज बीन ब्रेकिंग इनटू योर n नंबर ऑफ योर ड्रॉपलेट्स, तो वॉल्यूम तो सेम रह जाएगा इसका, isn't it? तो यहाँ पर अगर हम लोग एक ब्रेक कर रहे हैं, वर्क डन इन ब्रेकिंग ए लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन इन ब्रेकिंग, वर्क डन इन ब्रेकिंग ए लिक्विड ड्रॉप, work done in breaking a liquid drop. So work done will be equal to surface tension T into your area. ये change in area मतलब क्या करोगे बेटा, जिसका ज्यादा एरिया होगा वो लिखेंगे, that is final area minus of your initial area. तो इसका initial area कितना है बताओ बेटा, 4 pi into your capital R square, और इसका final area कितना हो जाएगा बेटा, n times of your 4 pi into your R square, क्योंकि कितने ड्रॉपलेट्स में हुआ मुझे नहीं मालूम था, I'm taking it as of your n, ठीक है ना. तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, that is equals to your work done is equals to surface tension T into your, this is n into 4 pi into your R square minus 4 pi into your capital R square. Very important formula है. तो इसमें से मैं क्या लिख सकता हूँ, W is equals to 4 pi into capital T कॉमन हो गया into your n into your small r square minus of your capital R square. Very important formula. Work done in breaking a bigger droplet into a smaller droplet. Work done can be calculated by the formula 4 pi into T into nr square minus capital R square. और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मालूम है अपने को, कैपिटल R is equals to your n to the power of your 1/3 into small r. कैपिटल स्मॉल r के रिलेशन क्या होता है बेटा, कैपिटल R is equals to your n to the power of your 1/3 into small r. Small r is the radius of a small droplet, capital R is the radius of the bigger droplet. Very important, ठीक है ना. अगर एक सोप बबल होता तो इसके लिए फॉर्म क्या हो जाता, पर ये सोप बबल ऑलवेज हैज टू सरफेसेस, ये अपने को मालूम है. पर सोप बबल्स के लिए ये हो जाएगा W is equals to your, this will be equal to how much बेटा, surface tension T into your, ये जो 4 pi है ना बेटा, right now it is having two surface areas, यानी this will be equal to your, इसको into multiply कर लीजिए. So I'll try to write here right now. तो ये हो जाएगा 4 pi capital T into your n into your R square minus capital R square multiplied by your 2. यानी work done for the soap bubble will become for me 8 pi into capital T into n into your small r square minus of your capital R square. So soap bubble has two surfaces, liquid drop has only one surface. Soap bubble in the water will act as of your what बेटा, air bubble, ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ये अपने को बेसिकली याद रखने का है. So work done will be equal to how much in breaking down a bigger droplet into a smaller droplet. So bubble के लिए two surfaces होते हैं, तो जब भी air के लिए आएगा ना उससे multiply कर लो with 2, that will be the answer. And relation between capital R and small r is capital R is equal to 10 to the power of 1/3 into small r. और work done निकालने का तरीका, work done is equal to surface tension into change in area, यानी higher area minus of your lower area ले लेते हैं, ठीक है ना. चलो, तो उसके बाद एक और एक टर्म आता है बेसिकली जहां पर प्रॉब्लम्स बनते हैं, दैट इज अबाउट योर प्रेशर डिफरेंसेस के ऊपर. ये हो गया प्रेशर डिफरेंसेस, ठीक है. प्रेशर डिफरेंसेस देखो बेटा, अगर मैं लिक्विड ड्रॉप के लिए बात कर रहा हूं, इन लिक्विड ड्रॉप excess pressure will be, यानी inside pressure will be more, P inside minus P outside will be equal to your 2T divided by capital R, ठीक है ना. For soap bubble it has two surfaces. For soap bubble अगर हम लोग ले रहे हैं, for soap bubble it will be your excess pressure, यानी inside pressure is more compared to outside pressure, multiplied with your 2, it will be 4T divided by capital R. So for soap bubble delta P is equals to 4T by R, and for liquid drop delta P is equals to your 2T divided by your R, ठीक है. तो इन जनरल जब भी हम लोग लिखते हैं, मैंने क्लास में बहुत डिटेल डिराइव भी किया था, इन जनरल
per one free surface अपन फॉर्मूला लिखते हैं excess pressure P inside minus P outside will be equal to your surface tension T into general formula is 1 by your R1 plus 1 by your R, ठीक है ना। सो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। एक्सेस प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या है मेरे पास, डेल्टा P इज इक्वल टू T into 1 by R1 plus 1 by your R2। अगर R1 and R2 सेम है तो we can write accordingly for the given condition। So bubble के लिए multiply it with your 2, that will give me the answer for the given condition। So excess pressure का फॉर्मूला हो गया 2T by R for a liquid drop। So bubble के लिए हो गया 4T by your R, and in general जो फॉर्मूला लिखते हैं अपन, that will be excess pressure का, that is delta P is equals to T into your 1 by R1 plus of your 1 by R2। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक छोटा कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, जरा आप एक बार पढ़ लीजिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग बट एंगल मेड बाय द लिक्विड सरफेस विद द कंटेनर, एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच इज इन कांटेक्ट बेटा। यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट जब जब चेंज होगी, जब जब आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा, एंड जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, यानी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना, इट विल बी डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिख सकता हूं मैं यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट नंबर 1 डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, यानी जैसे जैसे ग्लास चेंज होगा डिफरेंट मटेरियल का, वैसा वैसा एंगल ऑफ कांटेक्ट भी चेंज हो जाएगा। एंड डिक्रीजेस, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ सम इम्प्योरिटीज लाइक सोप और डिटर्जेंट, जो भी ऐड करेंगे ना उसके वजह से भी डिक्रीज हो जाएगा। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ योर, with addition of impurities, like a addition of, मान के चलो सोप सोल्यूशन बोल सकता हूँ या डिटर्जेंट बोल सकता हूँ, तो इसके वजह से, पूरन की वजह से क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ना डिक्रीज हो जाता है बेसिकली। क्लियर है? एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट विल इंक्रीज विद एडिशन ऑफ, ये कब इंक्रीज होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग। एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ, जैसे इलेक्ट्रॉल देते हैं अपन, isn't it? इलेक्ट्रॉल में क्या होता है, शुगर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं, तो उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो इट इंक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ योर शुगर and as well as of your salt. The best example as a doctor you can remember as of your electrolytes, ठीक है। An angle of contact for the water and glass is 8 degree beta, and for mercury and glass is 140 degrees। ये भी याद रख लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है। Angle of contact, angle of your contact of water and glass is 8 degrees, and for mercury and glass, it is 140 degrees। एक छोटे से थियरी पॉइंट से जो अपने को याद रखना है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है, इट इंक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ योर शुगर। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल, बोल रहा हूँ। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो ये डिक्रीज हो जाएगा। एंड ऑल्सो डिक्रीजेस विद योर एडिशन ऑफ योर सोप एंड डिटर्जेंट्स। An angle of contact for the water and glass is 8 degree, and for mercury and glass is 140 degrees। ठीक है ना बेटा? चलिए, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर से। वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है जहां पर अपने को प्रॉब्लम्स बनते हैं, दैट इज अबाउट योर एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। द नेक्स्ट वन इज योर कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। बस इतना ही है सरफेस टेंशन में, और ज्यादा कुछ नहीं। बस इस पे थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, आराम से बन जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मुलेस आर वेरी लेस, प्रोवाइडेड अगर डायरेक्टली आके है तो आप लोग की डिस्कस। अब मान के चलो कैपिलरी ट्यूब है मेरे पास ऐसा कुछ, और इसमें वाटर भरा हुआ है, और इसका रेडियस मान के चलो यहाँ से यहाँ तक r है। तो लेवल ऑफ वाटर विच इज बीन इंक्रीज व्हेन इट इज डिप्ड इनटू द वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिलरी। सो द हाइट ऑफ लिक्विड आई कैन से r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड में इमर्स होने की वजह से जो हाइट राइज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। जैसे अपन स्ट्रॉ रखते हैं कूल ड्रिंक वगैरह में, ऑटोमेटिकली वाटर राइज होता है या कूल ड्रिंक राइज होता है टू सर्टेन हाइट। तो वो फॉर्मूला निकालने के फॉर्मूला अपने पास क्या है, h is equals to 2t into your cos theta divided by your r rho into your g।
So height of the liquid in a capillary tube is given by the formula H is equals to 2t cos theta divided by r rho into g. और यहाँ पर देख लीजिए small r is what बेटा radius of your capillary tube. Make sure small r is equals to your radius of capillary tube. Capillary tube. अब इसके अंदर जो है ना ये जो रेडियस बनाएगा इसके अंदर यहाँ जो ये रेडियस बनाएगा इसके साथ इसके सेंटर के साथ जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर होता है बेटा. तो कैपिटल आर इज नथिंग बट अगर मैं कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में रिलेशन लिख रहा हूँ देन कैपिटल आर इनटू योर कॉस थीटा विल बी इक्वल टू स्मॉल आर. यानी कैपिटल आर विल बी इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. कैपिटल आर क्या होता है बेटा? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. ये जो कर्वेचर बना रहा है ना उसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर. ठीक है ना. तो अब h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर h इज इक्वल्स टू योर cos थीटा अगर मैं नीचे ले लिया सो इट इज योर 2t डिवाइडेड बाय कैपिटल R रो इनटू g लिख सकता हूं. अगर कैपिटल R दे रखा है कैपिटल R इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द मेनिस्कस व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड दैट इज योर रेडियस. ठीक है ना. इन केस ऑफ स्क्वायर ट्यूब ये तो सर्कुलर ट्यूब है. अगर मैं स्क्वायर ट्यूब ले रहा हूं इन केस ऑफ a square tube of side ये of side how much ये. इसके अंदर क्या है देखिए h का फॉर्मूला जो निकालते हैं h is equals to 4t into your cos theta divided by your ये into rho into g. क्योंकि यहाँ पर रेडियस था यहाँ पर साइड लेंगे अपन तो h is equals to your 40 into your cos theta divided by your a rho into your g particulation. इतना एक छोटा सा फॉर्मूला अपने इसमें भी याद रखना है. h is equals to your 2t cos theta और h is equals to your 2t into your capital R into rho into your g. और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है बेसिकली ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में का रिलेशन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और फिर स्क्वायर ट्यूब अगर ले रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर ट्यूब अगर ले रहे हैं तो h is equals to your 40 cos theta divided by a rho into your g. ठीक है ना. एक और एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है बेटा जो आप लोग को जनरली और कॉन्फिडेंटली छोड़ देते हैं बच्चे दैट इज इनसफिशिएंट लेंथ का कॉन्सेप्ट. कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. कैपिलरी ट्यूब ऑफ योर इनसफिशिएंट लेंथ. छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसको भी अपने थोड़ा याद रखना. फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर भी फॉर्मूले से याद रखना बहुत जरूरी है बेटा. मान के चलो स्मॉल h वाज द फ्री राइज ऑफ द लिक्विड एंड l वाज द लेंथ ऑफ द ट्यूब. अगर मैं मान के चल रहा हूं लेंथ ऑफ द ट्यूब इज लेसर देन द हाइट ऑफ द लिक्विड व्हिच इज बीन राइज्ड इन द कैपिलरी ट्यूब. स्मॉल h क्या है बेटा? स्मॉल h इज योर राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब एंड l इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब. यहां लिख रहा हूं l इज इक्वल्स टू योर लेंथ ऑफ ट्यूब लेंथ ऑफ योर ट्यूब. और h क्या है? h इज नथिंग बट ऑफ योर राइज ऑफ लिक्विड in capillary tube. ठीक है. अगर L is lesser than H, then I can write here if L is lesser than of your H, then H into your R will be equal to your L into your R dash. R dash is the radius of curvature of the meniscus of the liquid bed at the top of the tube जो बना रहा है ना उसका. So यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर R dash क्या होता है? R dash is equals to your radius of curvature at top of tube. Capillary is the radius of curvature of the liquid in the tube basically. बस इतना याद रख लो उससे ज्यादा कुछ. अब इसमें से छोटा सा रिलेशन याद रखना है. The liquid will not spill out. The liquid will not spill out as L is lesser than H. So R dash will be greater than capital R. जो कैपिलरी ट्यूब होती है ना बेटा ये वाले तो यहाँ पर ये एक मेनिस्कस ऐसा बना लेता है कि ये ऑलमोस्ट लाइक ऐसा एक सरफेस बन जाता है. ये इसका हो गया रेडियस R डैश. यहाँ पर जब इनर पे था ना तो इसका जो रेडियस बन रहा था सेंटर से वो था कैपिटल R. जैसे जैसे लिक्विड ऊपर बन गया कि ऊपर से एक सर्कुलर शेप आता है लेकिन लिक्विड जब तक नहीं नीचे गिरता वो कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन क्या है? द लिक्विड विल नॉट स्पिल ये वाला द लिक्विड विल नॉट स्पिल as L is lesser than H, so R dash will be greater than capital R. ठीक है ना.
ये वाला आर डैश है बेटा, दिस वन इज आर डैश, इसका जो रेडियस है ना आर डैश। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट एरिया है बेटा, इसको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, ठीक है चलिए। इसके बाद और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर याद रखने के लिए, दैट इज apparent। जैसे apparent डिप होता है ना बार मैग्नेटिज्म, उसी तरह से apparent angle of contact है ना false, apparent angle of contact। ओके, मान के चलो if theta and theta dash are true and apparent angle, जैसा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है ना, apparent angle of your contact, then इन दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल रिलेशन आता है बेटा, cos theta dash will be equal to your L by H into your cos theta। यहाँ पर L क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द ट्यूब, H is nothing but what बेटा, height of the liquid in the capillary। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है, cos theta dash will be equal to L by H into your cos theta by relation। ठीक है ना, इतना याद रखो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। एंड वन लास्ट टॉपिक इन दिस वन इज अबाउट योर फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल। फोर्स का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। फोर्स रिक्वायर्ड मैंने बोला था, जैसा एक क्या बोलते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं इन द लैबोरेटरी टू टेस्ट द ब्लड ग्रुप्स वगैरह, तो जब लिक्विड ड्रॉ करते हैं इन द टू पैरेलल प्लेट्स, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल देम अपार्ट इज बीन गिवन बाय सम फॉर्मूला। सो आई कैन राइट हियर फोर्स रिक्वायर्ड to pull the plates, apart, having some liquid between them। याद होगा फॉर्मूला, मैंने इसको डिराइव भी किया था अच्छी तरह से। F is equals to your P atmospheric pressure minus P inside into your area। ये होता है फॉर्मूला। इसको डिराइव करने के बाद जो फॉर्मूला अपने को आता है बेसिकली P inside minus P outside का, F is equals to your 2T into your A divided by your T। D is the separation between the plates bit। D is the separation between the plates। यहाँ पर लिख लीजिए, small diameter मत लीजिए, it is your separation between the plates। ठीक है, what is ये बेटा, area of your each plate। A is nothing but of your area of each plate। ठीक है, so F is equals to your 2T divided by your D। एक important formula होता है basically, और general formula जो होता है ना, F is equals to your excess pressure into your area। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े शॉर्टकट फॉर्मुलेस वगैरह होते हैं बेटा, ये अपने को याद रखना है, तो मैं थोड़ा उसको टिप एंड ट्रिक डाल के कर देता हूँ इन पर। फर्स्ट वन, अगर दो सोप बबल्स बन रहे हैं बेटा, एंड विच आर देयर इन कांटेक्ट, isn't it? When two soap bubbles of your ADA, मान के चलो this one is of your R1 and another one is right now for your R2। दोनों जब बन रहे हैं बेसिकली, ये इसका रेडियस हो गया मान के चलो R1 और इसका ये हो गया रेडियस मान के चलो R2। तो इन दोनों का एक कॉमन रेडियस बनेगा मिलने के बाद, ठीक है, और इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल r। तो two soap bubbles of radii R1 and R2 are in contact। The radius of curvature of this point of contact will be equal to how much beta? R is equals to your R2 minus of R1 divided by your R1 into your R2। Common radius का formula, जब two soap bubbles combine होके, isn't it, combining to form one bigger bubble of common radius, R will be equal to R2 minus R1 divided by R1 into R2। Very important formula। और एक important shortcut formula होता है, जैसा अपने को यूट्यूब वगैरह में लिक्विड होता है ऐसा वाले में, ठीक है, तो दिस इज योर ट्यूब और इसके अंदर देयर इज ए लिक्विड फिल्ड इन दिस वन राइट नाउ लाइक दिस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ऑफ हाइट होता है, दैट इज योर डेल्टा H, और इसका रेडियस यहाँ पर R1 है और इसका रेडियस यहाँ पर R2 है।
So the difference in the height of this liquid in U tube is given by the formula delta H will be equal to your 2T divided by rho into G into 1 by R1 minus 1 by R2. Again, very important direct shortcut formula. इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डिराइव करते बैठे हो तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आए. जब भी ऐसे वाले प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके अपने को आंसर निकालना रहता. So H is nothing but what बेटा? Height of the liquid in the capillary tube. और जनरली और एक रिलेशन होता है बेटा मास का. मास ऑफ द रेज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. ऐसे याद रखिए. m is directly proportional to your r part of relation. एक important वाला फॉर्मूला है that you try to remember it, try to doing the numericals for the given condition. ठीक है ना? Clear? Sure. अगर इस पे आते हैं तो थोड़ा बहुत थियरी क्वेश्चंस या मे भी थोड़ा बहुत डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं बेटा. ज्यादा डेप्थ में आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज एक बार करके रख लीजिए. दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस टू डू द न्यूमेरिकल. ठीक है. और एक छोटा सा पॉइंट भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो आता है बेसिकली, इजंट इट. अगर सरफेस टेंशन का और टेंशन का मैं फॉर्मूला लिख दूं मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनसीईआरटी में, T इज इक्वल्स टू योर T नॉट इनटू 1 माइनस अल्फा इनटू डेल्टा टी. डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस बेटा. टी और टी नॉट क्या है यहाँ पर? सरफेस टेंशन से. ये क्या हो गया? सरफेस टेंशन एट सम टेम्परेचर. टी नॉट इज अ सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका एक ग्राफ बनता है इस तरह से. दिस विल बी योर ग्राफ लाइक दिस, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ. यहाँ पर अपन सरफेस टेंशन ले रहे हैं और यहाँ पर अपन टेम्परेचर ले. सो इट विल बी योर स्लोप लाइक दिस. ये ग्राफ एक छोटा सा याद रखिए. ठीक है. अब वो बेसिक फॉर्मूले से लाइक व्हेन वर्क डन इन बेकिंग ए लिक्विड ड्रॉप इनटू n ड्रॉपलेट्स क्या होगा? वर्क डन इन मर्जिंग n स्मॉल ड्रॉपलेट्स अगर मिले तो हाउ डू यू कैलकुलेट द वर्क डन इन द बिगर ड्रॉपलेट वगैरह. सो वैसे वाले क्वेश्चंस आप एक बार देख लीजिए. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है ना? छोटा सा क्वेश्चन करा दे रहा हूं, देख लीजिए. ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. मान के चलो द वर्क डन in blowing a soap bubble of volume V is double. ठीक है. अब इसका निकालिए वर्क डन. The work done in blowing a soap bubble of volume 2V is dash. चलो कोई आंसर दे सकता है इस पर, देख लीजिए. आया किसी को? वर्क डन इन सोप बबल का फॉर्मूला बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया. तो सरफेस टेंशन में लिख दिया सीधा. सोप बबल हैज टू सरफेस एरियाज. इट इज 8 pi into your r1 square, isn't it? That is your w1 divided by w2 is equals to, this is divided by t into your 8 pi into your r2 square. 8 pi t or t will get cancelled. यानी W1 divided by W2 will be equal to R1 square divided by R2 square. वॉल्यूम का रिलेशन क्या है बेटा? V is equals to 4/3 pi into R cube. तो मैं इसमें से R1 by R2 square का रिलेशन निकाल सकता हूँ. R1 by R2 whole square will be equal to your V by your 2V to the power of your 2/3. है कि नहीं? What will be the answer for this one, beta? Relation between and this one लिख रहे हैं basically. So what will be the answer for this one? R1 by R2 यानी W1 divided by your W2 is equals to your, ये कितना बन जाएगा? 2 to the power of your 2/3 into your W.
isn't it? तो W1 by W2 लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसमें यहीं लिख देता हूँ, W2 is equals to your total W into 2 to the power of 2 by 3. ठीक है ना? वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोग को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. ठीक है ना? थोड़े पीवाईक्यूज निकाल के कर लीजिए, आराम से निकल जाते हो. ठीक है. और एक छोटा वाला क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में भी बहुत वाले क्वेश्चंस भेजे थे इस पे, फिर भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. टू सोप बबल्स of radii R1 and R2 are kept in vacuum at constant temperature. At constant temperature. और वो पूछ रहा है the ratio of masses of air, the ratio of masses of your air inside them is. First option given for me is R1 divided by R2. Second option is given as of your R1 cube divided by R2 cube. The third option is given as of your R1 square divided by your R2 square. और fourth one दे रखा है मेरे पास R2 cube divided by your R1 cube. चलो ट्राई करिए, क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से. Two soap bubbles of radii R1 and R2 are kept in vacuum at constant temperature. Constant temperature मतलब ideal gas equation, isothermal process, यानी PV will be equal to your constant, isn't it? So PV का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आप लोग को? PV is equals to your N into R into your T. So N is equals to mass by molecular weight into capital R into T. So अगर मैं मास का रिलेशन लिख रहा हूँ मैं इसमें से M1 divided by your M2 will be equal to your P1 V1 divided by your P2 into your V2. सोप बबल के लिए बोला है, so it is 40 divided by your capital R1 into volume of this one is 4 by 3 pi into your R1 cube. ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसे. divided by ये हो जाएगा 40 divided by your R2 into your 4 by 3 pi into your R2 cube. 4 by 3 40 will get cancelled. यहाँ से R1 चले जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा, R2 चले जाएगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर बचेगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर. ठीक है ना? तो थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर टू दिस. ठीक है, इज इट क्लियर? और एक फेमस क्वेश्चन है इसका जो हम पर बच्चे फिर गलती भी करते हैं. मान के चलो ए लिक्विड इज फिल्ड इन, a liquid is filled into a semi elliptical cross section. Semi elliptical cross section with A as semi major axis, and B as semi minor axis. The question is the ratio of surface tension forces. On the curved path. And plane part of the tube in vertical position. Will be
वेरी फेमस क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करिए एक बार। ऑप्शंस आर पाई इंटू योर a plus b divided by your 4b। सेकेंड ऑप्शन इज 2 पाई इंटू योर a divided by b। अगर डायरेक्ट आ गया है तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ सकते हैं बेटा, कभी कभी हो भी जाता है ऐसा। सो इट इज पाई इंटू योर a minus b divided by 4b। एक बार क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए एक बार। अपने पास क्या है, लिक्विड इज बीन फिल्ड इन ए सेमी elliptical cross section with semi major A as semi major axis beta and B as of your semi minor axis. The ratio of surface tension forces on the third part and the plane part of the tube in the vertical position will be equal to your how much per meter? Forces का फॉर्मूला अपने को मालूम है बेटा, अगर मैं फोर्स लिख रहा हूँ तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू, सो T इज इक्वल्स टू योर F by your L लिखेंगे, और फोर्स लिख रहे हैं तो सरफेस टेंशन इंटू योर L लिखेंगे। तो F1 will be equal to, और यहाँ पर सरफेस टेंशन तो T हो जाएगा, देन एरिया ऑफ दिस वन विल बी, यानी लेंथ की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई इंटू योर A plus B divided by 2। so this will be the condition। एंड F2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डिवाइड कर ले रहा हूँ मैं, F2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा सरफेस टेंशन T इंटू प्लेन पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 2B। तो क्या क्या कट गया देखो, यहाँ पर T और T कट गया, और ये बन जाएगा मेरे पास पाई टाइम्स ऑफ दिस वन, यानी ये हो गया पाई इंटू योर A प्लस ऑफ योर B डिवाइडेड बाई योर 4B। दिस विल बी द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई नहीं, प्लेन पार्ट एंड कट पार्ट, ठीक है ना। बस इतना ही है सरफेस टेंशन के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बेसिकली। तो थोड़ा बहुत आप कंसंट्रेशन कर लिए, दैट विल बी हेल्प आउट फॉर यू। एनर्जी वगैरह के क्वेश्चंस निकलते हैं, वो भी एक बार कर लीजिए, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी वगैरह कंडीशंस, वो भी एक बार थोड़े से क्वेश्चंस बेसिक कर लीजिए, हो जाएगा बेसिकली। एक और एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, then we try to keep the full stop for this topic। Okay, एक क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, वेरी फेमस क्वेश्चन अगेन। The lower end of a capillary tube, the lower end of a capillary tube of radius r is placed vertically in water, is placed vertically in water, very famous question. But then with rise in temperature, with the rise of water in the capillary tube, heat evolved is how much? Heat evolved is dash. Okay. So you get options, pi into r square into h square rho into g divided by 2j. J is mechanical equivalent of heat constant. So pi r square h square rho into g divided by your j. Okay. And third one is your pi into your r square h square rho into g divided by your 2 times of j. This is minus. The fourth option is minus of pi into your r square h square rho into g divided by j. Yeah. See the question. The lower end of the capillary tube of radius r is being placed vertically in the water. Then with the rise of water in capillary tube, what is the heat evolved? यहाँ पर r is the radius of capillary tube and j is mechanical equivalent beta. So what is the j? J is your mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent of heat. Mechanical equivalent. हाँ याद है आप लोगों को कुछ? W is equals to your J into your Q, isn't it? So Q is equals to W divided by J. W is equals to your mg into your height raised is nothing but of your vertically जब रहेगा तो center of mass से लेंगे, so this will be your 2 times of your J. So mass will be equal to volume into density. Volume is equals to area into length. So it is pi into r square into h into your rho into your h divided by 2 times of j.
and this will become for me pi r square h square rho into g divided by 2 times of j. So that will be the answer for this one. Once are taken. J is your mechanical equivalent of your heat wave. Clear? Last year तो वैसे तो surface tension में कोई problem नहीं था. Like we can expect this year क्योंकि last year तो एकदम hot paper दे दिया था. This time they might be doing some good research and doing the paper. So don't take the chances. शायद units and dimensions के जगह 3 के जगह 2 ही आए. एक question surface tension से आ जाए. So that might be the chances that you may be getting the questions from this. अब तक तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है सरफेस टेंशंस में, लेकिन आज जब भी आए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए थे. 4 5 6 7 क्वेश्चंस कुछ मिले से ज्यादा कुछ भी नहीं है. पीवाईक्यूज निकाल के आप लोग थोड़ा कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा. ठीक है ना बेटी? ठीक है. एंड कल जरा सेमीकंडक्टर्स में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बेटा. आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फ्रॉम द मटेरियल. आई विल ट्राई टू टीच इन द क्लास. जैसे मैंने बॉयज को टीच किया है, बॉयज को पूरा हो गया, ट्रांजिस्टर्स वगैरह सब कुछ हो गया. तो आप लोग प्लीज थोड़ा इवनिंग में 3-4 दिन रुक लीजिए सो द क्लासेस वंस वी कंप्लीट. उसके बाद आप लोग की मर्जी, मैं रिवीजन वैसे भी इवनिंग में हर रोज यहाँ से आपको पूरे टॉपिक्स कराने की कोशिश मैं पूरी करूंगा. और मे बी आफ्टर सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस विल स्टार्ट डूइंग द ग्रैंड टेस्ट आल्सो इन द क्लास इटसेल्फ. मैं डेली एक ग्रैंड टेस्ट भी ला लूंगा सो दैट वी कैन डू इट ऑन द बोर्ड आल्सो सम ऑफ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स वगैरह के चैप्टर्स. ठीक है ना? ठीक है, चलो देन टेक केयर बेटा, बाय.